हम लोगों की ये वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है जी और आपके बारे में आपका नंबर अ, अशोक शर्मा जी से प्राप्त हुआ है। जी जी जी। तो हाँ, बता रहे थे मेरे को। मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं, आपके बारे में जानूं और जी हम लोग कैसे गुरु जी की जो भविष्यवाणियां हैं उनको जमीन पर उतारने में क्या काम कर सकते हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं, जी जी। इसके बारे में भी कुछ चर्चा करूं। हाँ, आप सब लोगों की सहयोग की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि एक अच्छे और नए समाज के निर्माण के लिए गुरु महाराज के सारे वचन महत्वपूर्ण हैं। नहीं, अब और देखिए गुरु जी ने 1972 में ही ये कह दिया था कि ये जो संत वंत बन के घूम रहे हैं फर्जी, जी जी ये जी। इनके जो है ना वीडियो सामने आएंगे और ये अपना सब मुंह छिपाते हुए घूमेंगे। तो देखो वो हुआ। उनकी तो सन 52 से लेकर अब तक जितनी बातें कही हैं वो हाँ, करीब करीब सभी सत्य साबित हो रही हैं, और वो असत्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उन्होंने जो कुछ कहा है हम्म। वो आध्यात्मिक साइंस के आधार पर रिसर्च करके कहा है। उन्होंने जो ये कहा है कि कोई भूखा नहीं रहेगा, भोजन खुद चल के आएगा। जी गोपी चंद जी, आपको ताज्जुब होगा, ये 2025 में ये सत्य होने वाला है, जी ये ऐसा होने वाला है। जी जी जी। आई डोंट नो आपको अपराध मुक्त भारत मिशन को के बारे में आपने कुछ सुना या जाना है? हम्म, हाँ, मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं जाना है, लेकिन सुना जरूर है। तो मेरे बारे में आप क्या जानते हैं? आपके बारे में मेरे को अशोक जी ने ही बताया। जी। बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन मैंने कहा भाई उनका नंबर मुझे भी देना, हम्म। और समय मिलने पर बात करेंगे और बैठेंगे भी कभी मौका मिलेगा तो। बहुत सुंदर। तो उन्होंने बताया कि भाई आप इस तरह से इंटरेस्टेड हैं और एक अच्छे और मजबूत चिंतन से एक व्यक्तित्व हैं और करना चाहते हैं, तो समाज के लिए गुरु महाराज के मिशन की लाइन पर भी सहयोग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इतनी बातें मेरे से अशोक जी की हुई हैं। जी। मूल बात तो यह है नरकिशन जी, थोड़ा सा कभी बैठ करके चर्चा हो और प्लानिंग हो, क्योंकि खराब लोगों ने इस वातावरण को खराब कर दिया देश और दुनिया में। ये अच्छे लोग ये अच्छे सब लोग चीज यदि जुड़ेंगे तो। ये सब चीजें अभी विलोपित होंगी और गुरु जी पहले से ही कह के गए हैं। जय जी जी गुरुदेव की भविष्यवाणी है कि जी सभी अवतारी पुरुष जो है वो एक झंडे के नीचे आएंगे ही, और ये तभी संभव हो सकेगा जब संत समाज उनको रिकॉग्निशन देगा। जी। वो अवतारी शक्तियां भी तब तक आ, उनमें शक्ति का जो है ना संचार नहीं होगा जब तक कि संत समाज उसको एक हाँ, मान्यता नहीं रिकॉग्निशन, देगा, जब तक उसको मान्यता या रिकॉग्निशन या नहीं देगा। अप्रिशिएट नहीं करेगा तो ये अवतारी शक्तियां भी शक्तिहीन ही रहेंगी तब तक। हाँ, वो तो देखिए हनुमान जी को जब तक उसकी शक्ति का याद नहीं दिलाया गया था तो साइलेंट ही बैठे थे, सुग्रीव की चौकीदारी कर रहे थे। बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही बात कही। तो गोपीचंद जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्योंकि उन्होंने मुझे भी आपके बारे में कुछ नहीं बताया। देखिए, मैं तो एक साधारण सा सेवादार हूँ गुरु महाराज का, और ये 71 बात, ये में सभी बड़े सेवादार यही बातें कहते हैं, अब क्या करूं मैं इसका। और नहीं, 71 में मुझे अभी मुझे तक एक भी सेवादार ऐसा नहीं मिला जो कह रहा हो कि मैं बहुत बड़ा सेवादार हूँ। नहीं, सेवादार कभी बड़ा होता ही नहीं है। जो सेवादार अपने आप को हमेशा बड़ा सेवादार होता है। मानता है वो बड़ा नहीं होता है, नहीं वो नहीं होता नहीं ही नहीं, छोटा है। ये गोपीचंद जी मैं नहीं मानूंगा। सेवादार तो जो है मालिक से भी बड़ा होता है। देखिए, जिस दिन उसने ये सोच लिया हाँ। उस दिन वो सेवादार रहता नहीं है। आ, हाँ, वो अलग बात है कि ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, ये जिस भी दिन बात। उसके दिमाग में ये बात आ गई उस दिन तो वो सेवादारी खत्म ही हो गया, ये समझो आप। हाँ हाँ। और ये रास्ता ही दीन गरीबी का है। मानवता का रास्ता दीन गरीबी से ही निकलता है। हम्म। वो उस लाइन से नहीं निकलता है, अच्छा, क्योंकि ये बताइए गोपीचंद जी,
जी। आप किस हद तक इस बात को महसूस करते हैं कि पिछले 75 सालों में इस देश की जनता को शुद्ध मूर्ख बनाया गया है? नहीं, ये तो 100% किस हद तक क्या, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है। और अभी अभी भी वही लाइन चल रही है। हाँ हाँ, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क हाँ, नहीं है। बल्कि अपन ये कह दें कि कुएं का पानी है, लोटा गिलास मग्गा बाल्टी पात्र अलग अलग है। उसी कुएं में से पानी भर के लाया जा रहा है। अलग बात है कि एक दिन कांग्रेस के पास भी कुछ व्यक्तित्व थे, आज कुछ बीजेपी के पास भी होंगे। नहीं, लेकिन देखिए, मैं एक बहुत छोटी सी बात आपसे पूछूंगा। आप जी। मुझे ये बताइए कि अंग्रेज इस देश में आए क्यों थे? शुद्ध व्यापार करने, शुद्ध लूटने के लिए आए थे। जी। आप ये सोचो, 1835 बहुत दूर नहीं है। फरवरी हम्म। 1835 में एक जी। रिपोर्ट लॉर्ड मैकाले और विलियम एडम ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1780 पेज की पेश की थी, जिसका जी। ओपनिंग रिमार्क था कि आई ट्रेवल्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया। मैंने भारत का एक एक कोना देखा है और मुझे भारत में कोई गरीब या भिखारी नहीं मिला। जी। ये फरवरी 1835 का स्टेटमेंट है जो इन लोगों ने दिया, जी। और वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कोई यहाँ पे कोई इंडिया में किसी को खुश करने के लिए नहीं दिया गया। जी। तो इतने कम समय में अंग्रेजों ने इस देश का इतना बुरा हाल कर दिया कि भुखमरी के ऊपर भुखमरी हो गई, लोगों के लिए खाने में के लिए नहीं रही चीजें, और ढेर सारे लोग भुखमरी से मर गए। हम्म। मतलब इससे बड़ा कोई एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है क्या? हाँ। और जिस व्यवस्था के तहत, जिस नियम कानून के तहत अंग्रेजों ने ये संभव कर दिखाया, हमारे दुष्ट नेताओं ने वो सब नियम कानून हमारे ऊपर यथावत थोप के रखे हैं। इन दुष्टों को बिल्कुल लज्जा नहीं आती है। लज्जा नहीं, बल्कि आप ये मान के चलिए कि जो आपने जिस दिन से आपने आजादी के नाम से अपने आप को आजाद घोषित किया है, हाँ हाँ, उस दिन से आपको केवल एक सिंबल एक दे दिया गया है कि आप आजाद हो गए हो, लेकिन जो वर्क किया है वो तो पूरा उनके प्यादे के रूप में काम किया है इन्होंने। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। सही मायने में देखा जाए तो आपको आजादी मिली नहीं है, मिली। और इन लोगों ने इतने सारे समझौते किए, और जो कि अभी पब्लिक के नॉलेज में नहीं है। नहीं, पब्लिक को तो कुछ पता ही नहीं था। पब्लिक तो क्या है कि उस आजादी के मूवमेंट्स में जिन लोगों ने त्याग तपस्या का प्रदर्शन किया, जो बलिदान दिया, उनके दिमाग में वो सपना उनके चेहरों में देखते थे कि वो उनके अंदर था ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात बल्कि है। एक्चुअली में जिनको पावर ट्रांसफर हुआ, वह आपको आजादी दिलाने के लिए जिम्मेवार ही नहीं थे। नहीं थे। वो तो उस परिस्थिति में आजादी आपको मिली थी जब उपनिवेश को चलाने की क्षमता रही नहीं थी, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी गवर्नमेंट डिक्लेयर करके और मान्यताएं लेकर के इधर बढ़ना शुरू किया, तो लगा कि अब हमारे पास रहने वाला नहीं है उपनिवेश, हम चलाने की स्थिति में नहीं है। तो तड़ातड़ डिसीजन लेकर के उन्होंने ये रात में ट्रांसलेट करने का काम कर गोपी दिया। चंद जी, आपको जान के ताज्जुब होगा, जब मैं जी। इंटरनेट पे सर्च कर रहा था तो जी। मुझे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के एक इंटीग्रेटेड कमांडर हुआ करते थे, जिनका जी। नाम था आचिन लेक। जी। पूरा नाम था क्लॉड आचिन लेक। जी। उनके कुछ मुझे डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स पढ़ने का मौका मिला, बल्कि इट वाज ए कलेक्शन ऑफ हिज लेटर्स, जी। जिससे मालूम हुआ कि उन्होंने उस समय की भयावह स्थिति के बारे में ढेर सारे पत्र जो है लॉर्ड बॉबिल को लिखे थे। जी। और उन्होंने ये आगाह किया था कि जो आजाद हिंद फौज है, इसे आप हल्के से ना लें। यदि इसको आपने लाल किले में जो ट्रायल चल रहा है, यदि इस ट्रायल में आपने जैसा पहला लोगों को फांसी पे चढ़ाते रहे, यदि आपने ऐसी कोई गलती कर दी तो आपको 1857 में तो आपने फिर भी बात संभाल ली,
आपको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जी और जी आपको जान के ताज्जुब होगा, इस व्यक्ति ने एक एग्जिट प्लान बनाया कि अति विशिष्ट परिस्थितियों में यदि हमें देश को छोड़ के भागना पड़े तो हम किन लोगों को बचा के लेके भागेंगे, किस रास्ते से भागेंगे। और उस प्लान का नाम दिया एग्जिट प्लान। और ये एग्जिट प्लान जो है, लॉर्ड बोवेल जो उस समय वाइसरॉय थे, उन्होंने जी इसे अनुमोदित किया। जी तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितने डरे हुए थे। मतलब जो भय था वो किस जी दर्जे का भय था इनके दिमाग में। जब ये बिल्कुल इतने बिल्कुल। भयभीत थे, हमारे नेहरू और गांधी जी इनके पैर चाट रहे थे, और जो उन्होंने चाहा अपने हित में, इन्होंने वो सब काम किया। आपको जान मगर के ताज आपको ये तो किसी भी तरीके से सत्ता लेकर के और अपना सिस्टम जमाने में थे। इनके दिल दिमाग में कहीं राष्ट्र की गंभीरता नहीं थी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और उस देखिए, समय पर भी स्वामी जी महाराज ने सचेत किया था हाँ कि हाँ, तुम जो कुछ कर बैठे सो कर बैठे, लेकिन कम से कम जाते जाते ये तो मत स्वीकार करो कि भारत के टुकड़े हो जाए। चाहे जिन्ना को प्रधानमंत्री स्वीकार कर लेना, लेकिन भारत माँ के टुकड़े मत करना। यदि आपने टुकड़े कर दिए तो बहुत खून बहेगा और बड़ा नुकसान होगा। लेकिन नहीं माना उस समय पर। नहीं, लेकिन इसको इस बात की चिंता ही नहीं थी। मैं देखो जब देखता हूँ, गांधी जी ने ये कहा कि मेरे जो कहना चाहिए कि 100 के ऊपर से ही इस देश के दो टुकड़े होंगे, ठीक है ना। उन्होंने हाँ इतनी स्ट्रांग बात कही। और जब इन दुष्टों ने जो है ना आपस में मिली भगत कर ली और उसको कहा, और उस कॉन्फ्रेंस में सीमांत गांधी और टंडन वगैरह ने बहुत डांटा कि तुम लोग क्या कर रहे हो और ये क्यों कर रहे हो। और सीमांत गांधी ने तो यहाँ कह दिया कि तुमने हम लोगों को भेड़ियों के सामने छोड़ दिया है, ये क्या तरीका है। तो एकदम पूरा इनके विरुद्ध माहौल बन गया, जी जी जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध एकदम माहौल बन गया। फिर बात आई गांधी जी के बोलने की। तो गांधी जी जी ने कहा, देखिए भाई, आपकी वर्किंग कमेटी में जो लोग भी हैं, इससे बेहतर तो लोग हो ही नहीं सकते हैं। देश हित में जो भी उन्होंने निर्णय लिया है, हमें उसे मान्य करना चाहिए। और आप ये देखो कि वर्किंग कमेटी में नेहरू को 0 वोट मिलने के बावजूद भी गांधी ने अंग्रेजों के इशारे पर न केवल उसे अध्यक्ष बनाया, बल्कि देश का प्रथम प्रधानमंत्री भी बनाया, वो भी प्रधानमंत्री। सरदार पटेल के ऊपर। सरदार पटेल को 12 वोट मिले थे, 2 वोट कृपलानी को मिले थे, 1 वोट किसी अन्य को मिला था। और इस व्यक्ति को सिर्फ 0 वोट मिला था, मतलब कोई वोट नहीं मिला था। और गांधी जी ने अपनी झेप मिटाने के लिए कहा कि साहब जो है, नेहरू से बेहतर चॉइस नहीं हो सकती है, क्योंकि ये कैम्ब्रिज में पढ़े हुए हैं, ये अंग्रेजों से अच्छी बात कर सकते हैं। तो देश की जनता को ये बात मालूम होना चाहिए ना कि सरदार पटेल भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए वकील ही थे, राइट। और इनसे 14 साल पहले पढ़े थे। दूसरी बात उन्होंने फिर अपनी झेप मिटाने के लिए कही कि साहब मैंने इसलिए मान्य कर लिया कि जवाहरलाल नेहरू जो है सरदार पटेल की मातहती को स्वीकार नहीं करते। अरे साला, आपको 0 वोट मिला, तुमको तो मातहती भी नहीं मिलना चाहिए थी, नंबर 2 भी क्यों मिलना चाहिए था। तुमको तो बाहर कर देना चाहिए था। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल कर देना जिस चाहिए। व्यक्ति को 0 वोट मिला है, उसे ये कहने का क्या हक है कि मैं किसी की मातहती नहीं करूंगा। तुमको साला कोई वोट चाह ही नहीं रहा है। फिर तीसरी बात इन्होंने कही कि वो व्यक्ति कांग्रेस को तोड़ देता। अरे, जिसके पीछे कांग्रेस का एक आदमी नहीं खड़ा है, वो कांग्रेस को क्या तोड़ेगा। वो क्या तोड़ेगा। आप मुझे बताओ, गांधी जी की ये तीनों दलील खोखली और भ्रमित करने वाली थी, मूर्ख बनाने वाली थी। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस व्यक्ति ने लंदन जाके एक डॉक्यूमेंट साइन किया, जो कि लंदन डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। इस व्यक्ति जी ने कहा कि मैं क्राउन की मातहती स्वीकार करता हूं। मैं ये कह रहा हूं,
देश के प्रधानमंत्री को ये अधिकार किसने दे दिया कि वो किसी दूसरे देश की माताहती को स्वीकार करे, बिना जो है ना पार्लियामेंट को और सभी लोगों से पूछे बिना? उस समय तो संविधान समिति जो कि पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो थी वहां पर। अब आप ये बताइए, ये व्यक्ति कितना दुष्ट हो सकता है कि एक आर्टिकल, जिसको 35A का आर्टिकल कहते हैं, वो आप इसने संविधान में घुसेड़ दिया, बिना पार्लियामेंट में जाए, बिना संविधान के संशोधित किए हुए। तो क्या देश के राष्ट्रपति को ये अधिकार था कि वो किसी आर्टिकल को संविधान में पैदा कर दे? हाँ, वो कोई राइट नहीं था। तो ये असंवैधानिक कार्रवाई हुई। और अभी जो है, जब जनवरी 2019 में भाजपा ने उसे हटाया, तो भाजपा में एक बार भी हिम्मत नहीं हुई कहने की कि नेहरू ने ये असंवैधानिक काम किया था। देश के जो है ना प्रेसिडेंट के पास ये पावर ही नहीं था। और वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जब जवाहरलाल नेहरू ने इसे भेजा, तो उन्होंने 8 पॉइंट लिखते हुए कहा कि ये संवैधानिक नहीं है। इस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपकी सब बात से सहमत हूं, आप इसे जारी करिए, हम आपसे चाय पर चर्चा कर लेंगे। इज दिस द वे द प्राइम मिनिस्टर शुड राइट टू द प्रेसिडेंट? मैं ये पूछ रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री को इस टोन में पत्र लिखने का हक किसने दे दिया है? और सिंगल तो कैसे लिख देगा? वो तो कैबिनेट से बाकायदा संविधान सभा से क्लियर होकर जाता, तब ये सब पहुंचना चाहिए। तो ये कितनी दुष्टता है भाई। एक व्यक्ति जो है ना, उसे संविधान की न चिंता है, ना संविधान की सुन रहा है। ये बताइए, एक औपचारिकता पूरी कही गई थी, बाकी तो सब आप ये बताइए कितनी बड़ी दुष्टता है कि जब आप स्वतंत्र हो रहे हैं, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है ना, वाई शुड बी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? हाँ, होने के बाद भी उसको गवर्नर जनरल बनाए रखा। इसलिए बना के रखा कि उसी की मेहरबानी से ये बने थे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो ये देश के साथ योजना का हिस्सा था। और वो मैंने आपको पहले शब्दों में निवेदन कर दिया कि वो केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक प्यादा बैठा था, भारत के लोगों को नहीं। लेकिन ये देश के साथ गद्दारी नहीं है क्या? गद्दारी की सारी सीमाएं लांग दी साहब। गद्दारी, ये तो मतलब ये समझो कि इससे बड़ा तो देश के साथ में कोई धोखा हो ही नहीं सकता। अच्छा गोपीचंद जी, एक चीज बताइए आप मुझे। मैं एक बहुत छोटी चीज आपसे पूछता हूं कि यदि 1100 वर्षों में आपका देश जो है विभिन्न ताकतों के द्वारा जो समय समय पर आता था, ये आक्रमणकारी आए और उन्होंने हमला किया, लोगों की हत्याएं की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, महिलाओं को ले जाके 2-2 दिनारों में बेचा, जब आपको, और इसके बाद अंग्रेजों ने और ज्यादा उसकी लुटाई की, जब आप स्वतंत्र होंगे तो अपनी खोई हुई उस इज्जत को रिस्टोर करेंगे या आप घृणित तरीके से तुष्टीकरण की नीति अपनाएंगे? नहीं, करना तो चाहिए था, लेकिन किया तो उल्टा ही है। और उसके बाद के राजनेताओं ने भी कुछ नहीं किया। नहीं, बल्कि वो तो उससे ज्यादा बदतर हो गए। यदि आज आप देखते हो ना, तो अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया है हमने 70 साल में। नहीं, मैं तो जो है ना कांग्रेस और भाजपा के शासनकाल को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाजपा हैज डन नो बेटर। कई बार मैं ये महसूस करता हूं कि माननीय मोदी जी ने जब पार्लियामेंट में 2014 में अपनी शपथ ली, तो पार्लियामेंट के मंदिर पर और सीढ़ियों के पर जो है ना अपना माथा टेका था जी। उन्होंने क्यों माथा टेका था? उन्होंने नियम कानून तो कोई अच्छे बनाए नहीं, पुराने घटिया कानून जो है ना उनको बदला नहीं। तो ये ड्रामा नाटक नौटंकी क्यों की थी जो ना पार्लियामेंट के मंदिर की सीढ़ियों पे जो है ना अपना माथा टेक के जो है ना, वेदर इट वाज ए प्योर ड्रामा और उनकी कुछ? देखिए मैं आपसे निवेदन करूं कि भारत की मेंटलिटी को हर पॉलिटिशियन जानता है। ये केवल जो हम नाटक करते हैं, उस नाटक के ऊपर सब लोग हम सारी चीजों को भूल जाते हैं कि अब ये भगवान बन के आ गया, ये सही करेगा। तो उन्होंने तो उस तरह का एक गेम किया है
अब 70 साल के इनके शासन ने वो परिस्थिति ला के खड़ी कर दी थी कि बीजेपी के अलावा देश के लोगों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा है कि जो ये दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने जो स्टेज क्रिएट की और कांग्रेस ने जो स्टेज क्रिएट किए, तो लग ये रहा था कि देश ही नहीं बच पा रहा है। और उनके आदर्श आपको इस बात का एहसास है कि कांग्रेस ने 2 बार एक कॉमनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट लाने की कोशिश की और ये अंग्रेज जो है ना, हमारे कांग्रेस वाले जो है ना, एक्ट का नाम बड़ा अच्छा इंप्रेसिव रखते हैं और उसमें जो प्रावधान होते हैं वो बेहद ही घटिया होते हैं। तो देखने में तो लग रहा है कि कॉमनल वायलेंस प्रिवेंशन अच्छी बात है, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 2005 और 2011 में वर्ल्ड इंटरनेशनल गैंग की लाइन पर काम किया है। भारत की संस्कृति को कैसे डैमेज किया जा सकता है और तुमको कैसे ऐसो आराम करना है। जो मतलब शिखर की जो लोग थे वो तो सब यो समझो कि आपके थे ही नहीं, उनका तो केवल चेहरा ही आपको देखने को मिल रहा था, अंदर से काम कहीं दूसरी जगह कर रहे थे। अच्छा, इंटरनेशनल लाइन पर काम कर रहे थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप जो है गूगल पे सर्च करिए कॉमनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट 2005 एंड 2011, इसे 2 बार लाने की कोशिश की गई। यदि उस एक्ट के प्रावधानों को आप पढ़ोगे ना तो आप पागल हो जाओगे। वो इतने खतरनाक प्रावधान थे कि आप जो है ना किसी भी जगह को डिस्प्यूटेड जगह घोषित कर देंगे, आप उसके पास तोड़ने जाओगे तो भी वो ऑफेंस मान लिया जाएगा। जो जिस गाड़ी करीब सब लोगों ने देख लिया है गूगल पर, लेकिन तो ये नहीं, लेकिन ये कितने के बावजूद भी किसी ने कोई इस बात के ऊपर अपनी बात कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करी। अच्छा, आपका वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 के बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं अपनी भावना बताना चाहता हूं। मैं जब उस एक्ट को पढ़ता हूं तो मैं बहुत अलग तरीके से उसको पढ़ता हूं और मुझे एकदम अलग एहसास आता है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, उस एक्ट ने ये कहा कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो स्थान जिस धर्म के लिए यूज हो रहा है उसी धर्म के लिए यूज होगा, राइट। फिर उसने दूसरा मार्गदर्शी सिद्धांत दिया कि जितने भी केस किसी भी अदालत में चल रहे हों वो इसी पहला जो मार्गदर्शी सिद्धांत दिया है 15 अगस्त 1947 वाला, इसी सिद्धांत का को पालन करते हुए उन सभी केसेस को क्लोज कर दिया जाए, ठीक है। और एक फिर तीसरा जो है ना, उन्होंने कानून में ही प्रावधान कर दिया जो कि सेक्शन 4 के तहत है कि 1991 के बाद जितने भी कोई भी जो है ना केस यदि किसी भी कोर्ट में लाया जाता है तो कोर्ट को प्रतिबंधित कर दिया है कि आप संज्ञान भी नहीं ले सकते हो। अब जब मैं इस एक्ट को देखता हूं जो कि नरसिम्हा राव की लूली लगली बैसाखी की कॉलिशन गवर्नमेंट ने लाया था, तो मैं इसको बहुत अलग तरीके से पढ़ता हूं। इन्हीं तीनों को जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, मुझे क्या लगता है कि बाहर से आताताई और आक्रमणकारी आए, उन्होंने जो है लोगों की बड़ी मात्रा में हत्याएं की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उन्हें 2-2 दीनारों में बेचा और इस बात के स्तूप भी लगाए जो आज भी विद्यमान हैं। और उन्होंने जो उस समय के मंदिरों में वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण होते थे उनको तोड़ के और वहां पे मस्जिद आदि बनाकर अपनी क्रूड जो है ना विभत्स जो पावर जो जिसके तहत उन्होंने जो है ना लोगों को हराया था, मारा था, उसको प्रदर्शित उन्होंने किया जी। और ये एक ट्रेडिशन बन गया कि इसके बाद तो जो है ना जितनी बार आए उतनी बार ऐसा ही किया कि सोमनाथ मंदिर को भी तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ेंगे, उसको भी तोड़ेंगे, खजुराहो को भी तोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, राइट। अब मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि जो भारत माता का जो श्रृंगार था, तो ये जो मंदिर और जो वास्तुकलाएं थी, ये भारत माता का सुंदर जो है ना श्रृंगार कह सकते हैं, ठीक है ना जी। इन दुष्टों ने आके भारत माता के चेहरे पर वो जख्म दिए, उन वास्तुकला के चिन्हों को तोड़कर और उनको मस्जिद आदि बनाकर। ये
और भारत माता को क्रूप कर दिया। जो एक मिनट मुझे जस्ट एक लाइन कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप आपकी बात सुनेंगे। मतलब मुझे जो लगता है वो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही है। मैं एक चीज और कह रहा हूँ। अब इस एक्ट को आपने बनाया तो जो कुछ भी होना था वो 15 अगस्त 1947 के पहले तो हो चुका था ना, उसके बाद तो कुछ होने के लिए बचा नहीं था। तो क्या ये नहीं कह रहा है कि भारत माता तू गुलामों की मां है, जो समय समय पे जख्म देके तुझे जो कुरूपता प्रदान की गई है, तू उस कुरूप चेहरे के साथ ही जी। मतलब आई रीड इट सो स्ट्रांगली। मुझे लगता है कि ये एक्ट नहीं है, ये भारत माता के जो है ना मुंह पे थपेड़ा है, थप्पड़ है, और हम सब लोगों के मुंह पे कालिक पोती गई है कि हे कुपूतो, तू तेरी माता इन्हीं बद जख्मों के साथ जिए। ऐसा मैं महसूस करता हूं और बहुत ज्यादा महसूस करता हूं। आपकी फीलिंग 100% सही है, लेकिन मैं और पीछे आपको लेके जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, ये दुर्दांतता जो उन्होंने की, उनका तो चेहरा ही ऐसा था, उनके कारनामे ही ऐसे थे। वो इस घृणित सोच को लेके यहाँ आए और भारत माता को रौंद करके उन्होंने इनके चेहरे को बिगाड़ने का काम किया। बिल्कुल सही। उनसे ज्यादा कहीं न कहीं हम इस बात के लिए जिम्मेवार हैं कि हमने कहीं न कहीं अपनी मूल संस्कृति से अपने आप को दूर ले गए, तब उनमें हमारी ताकत खत्म हुई और उनको ये रौद्र रूप दिखाने के लिए खुला मैदान मिल गया। अब वो कौन सी चीज थी जो हमसे लुप्त हो गई, जिसके कारण वो हम पर हावी हो गए? देखिए आज देखिए मेरे पास इसका जवाब है। ये जवाब उसी बात में छिपा हुआ है जो लॉर्ड मैकाले और विलियम एडम ने 1780 पेज की रिपोर्ट 1835 में, फरवरी 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो पेश की थी, उसमें उसका राज छिपा हुआ है। जो उन्होंने कहा था कि आप भारत को गुलाम बना के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी समृद्धि है और लोग बाग इतने जो है ना अपने आप को जो है ना अपने कल्चर को सुपीरियर मानते हैं। और उस समय जो है भारत की जो लिटरेसी थी, इट वाज 99% इन साउथ, केवल नॉर्थ में सबसे कम थी 88%। और 57% जो ना गुरुकुलों में महिलाएं उसकी प्राचार्य हुआ करती थी, और 18 विधाओं में हमको महाप्रखंडता प्राप्त थी। तो ये लॉर्ड मैकाले ने कहा कि हम जब तक सफल नहीं होंगे, जब तक हम इनमें हीन भावना पैदा नहीं करेंगे, जब तक हम इनके गुरुकुल सिस्टम को ध्वस्त नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और उसी डिस्कशन के बाद जो है इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया गया, जिसके तहत गुरुकुल को इलीगल किया गया, घोषित किया गया। और जो गुरुकुल के प्राचार्य और बाकी लोग थे, उनके साथ बहुत ही घिनौना काम हुआ है, जिसके बारे में एक आध डॉक्यूमेंट्री बनना चाहिए, एक आध फिल्म बन के आना चाहिए, जब मालूम पड़ना चाहिए कि इन्होंने हमारे गुरुकुलों के और प्राचार्यों के साथ कैसे कैसे जो ना काले कारनामे किए हैं। तो जो आपकी संस्कृति विलोपित हुई, वो ये अंग्रेजी भाषा के कारण हुई। अब ये राजा राम मोहन राव जो यहाँ सती प्रथा के लिए उन्हें राजा भी कहा जा रहा है, ये कोई राजा वाजा नहीं थे, एक जो है ना सिर्फ एक नौकर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। राजा का तो इन्हें टाइटल दे दिया गया। तो ये बहुत दुष्टता की गई है। अरे जो सती प्रथा कहते थे, यहाँ पे कोई सती प्रथा नहीं थी, एक आध केस हो तो हो। इसको जो है ना किसी ने बहुत चैलेंज किया कि लाओ लिस्ट केसेस को लिस्ट करते हैं। ये बनाया गया सगुफा है। इनके यहाँ प्रथा थी डायन प्रथा। यहाँ लोगों को पत्थर मार के जो है ना ये मार देते थे। ये कहते थे कि महिलाओं में तो आत्मा ही नहीं होती है। अब मैं एक ही निवेदन करना चाह रहा हूँ, आज जो हमको आवश्यकता है, ये सारी चीज जानने के बाद हमारी संस्कृति हमें दोबारा से कैसे स्थापित हो। ओ बहुत आसान, बहुत आसान। क्राइम फ्री भारत में जो एक बहुत वो जिस दिन स्थापित हो जाएगी तो आप में इतनी बड़ी, देखिए हमारा जो आध्यात्मिक साइंस है, वो आध्यात्मिक साइंस है। आध्यात्मिक किसी धूप बत्ती तिलक छापे दाढ़ी बाल या गेरुआ कपड़े का नाम नहीं है। आप बिल्कुल से कह रहे हैं, वो मेडिटेशन है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों को दृष्टा कहा गया है। वो जब मेडिटेट करते थे तो कुछ भी कर दिया। अब
देखिए, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जय गुरुदेव शब्द को ही क्यों सिद्ध किया? हाँ। आप ये देखिए, युग युग के मुताबिक किसी नाम को सिद्ध किया गया है। त्रेता में राम नाम को सिद्ध किया, द्वापर में कृष्ण नाम को सिद्ध किया, सतयुग में हरि नाम को सिद्ध किया। कलयुग के अंदर जब गुरु परंपरा क्षीण हो गई, तब इस जय गुरुदेव नाम को सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब ये बड़ा आध्यात्मिक साइंस की 0 से लेके 10 तक के सिस्टम को सेट करने का गुरु महाराज ने प्रयास किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग बैठेंगे, ये सारी हिस्ट्री जो आप बता रहे हो, इस हिस्ट्री को सुनने के बाद तो एक उद्वेगना पैदा होती है, लेकिन हमको उस रास्ते पर चलने की क्षमता कहाँ से मिलेगी? और वो क्षमता गुरु, हमारे अंदर वो क्षमता आएगा, वो क्षमता है शाकाहार। वो क्षमता गुरुजी ने ऑलरेडी पैदा कर दी है। नहीं, वो देखो, मैं आपको बताता हूँ। अपन शाकाहार कह रहे हैं, वो केवल एक डायमेंशन है। गुरुजी ने 21 डायमेंशन जो है ना हमको दी हैं। आप उसको ध्यान से देखिए जो कह रही। हाँ, शाकाहार एक पार्ट है। 21 डायमेंशन दी हैं गुरुदेव जी ने। वो तो इसलिए है शाकाहार, तो कि कॉमन पर्सन जब शाकाहार के वेश पे आएगा तो आध्यात्म के पायदान की तरफ बढ़ पाएगा नहीं, बढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए शाकाहार का महत्व है। मुझे लग रहा है कि हमारा पहला काम जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि सभी अच्छी सोच वाले व्यक्तियों को हम एक छाते के एक झंडे के नीचे लाएं, और उस बात के लिए हमने एक बहुत पावरफुल मॉडल बनाया है। वो कह रहा है कि 2023 में हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे, वो भी क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्तों के माध्यम से। और ये वो चंद्रगुप्त होंगे जिनका चेहरा किसी ने नहीं जाना होगा, किसी ने नहीं पहचाना होगा, और अधिकांश राजनेता केवल पराजित नहीं होंगे बल्कि उनकी जमानतें भी जब्त होंगी। ये बहुत पावरफुल एक मॉडल जो है सुझाया गया है, और ये मॉडल इतना ज्यादा पावरफुल है, इसमें 2 चीजें हैं। एक है कि क्राइम फ्री भारत की सदस्य शपथ, और दूसरा है चंद्रगुप्ती शपथ। तो कभी मैं जब अपन बैठेंगे तो मैं बड़े विस्तार में आपको समझाऊंगा। आप क्या इंदौर आ रहे हैं क्या 13, 14, 15 में? अब की बार मैं इंदौर इसलिए नहीं आ पाऊंगा कि मेरा कार्यक्रम पहले 14 जनवरी को रहा करता था। अब की बार वो उत्तर प्रदेश में वो 15 फरवरी का रख लिया। अब वो उधर जिसमें कि ये जो साहेब दयाल जी, संत साहेब दयाल जी जा रहे हैं, जो BN पांडे जी, जिनको साहेब दयाल जी का टाइटल जय गुरुदेव जी ने दिया है, उनके साथ ही है आपका? नहीं, मेरा अलग से है। अच्छा, क्योंकि वो भी ऐसे 15 फरवरी का बता रहे थे कि मिर्जापुर में है। आपका कहाँ है? नहीं, मेरा तो मिर्जापुर में नहीं है। ये है आपका, अरे ये जिला का नाम मैं भूल रहा हूँ, हरिद्वार से लगता हुआ जिला है। अच्छा, रुड़की। वहाँ एक गांव में एक बहन है, वो 14 जनवरी को हर साल किया करते थे। अब की बार उन्होंने 15 का रखा है। अच्छा। तो मैं अब यहाँ से क्या है कि मेरा मन था यहाँ आने का, लेकिन वो कार्यक्रम तय हो गया, उसको हर बार करने के लिए मुझे ही जाना तो आप जो ना 13 तारीख को यहाँ से होते हुए निकल जाएं। 13 तारीख को हम लोग साथ में बैठ लेंगे, तो आपकी यहाँ उपस्थिति भी हो जाएगी और आप 15 तारीख को वहाँ पे होंगे भी, दोनों काम बन जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा। आप विचार कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें जब हम आमने सामने करते हैं, देखो। हाँ, नहीं, ये मूल रूप से तो अपन को बैठना पड़ेगा, और अभी 13 तारीख को भी अपन केवल चर्चा ही करके आ जाएंगे। इसके लिए तो अपन को एक स्पेशल टाइम निकालना भी पड़ेगा, बड़ी गंभीरता के साथ लाइन तय करनी पड़ेगी। मेरी अशोक शर्मा जी से बात हुई थी, तो उनका विचार ये था कि चूंकि आपने 3 राज्यों के लिए लक्ष्य पैदा कर ही दिया है, तो इसके लिए अब हमको
लगातार भ्रमण इन 3 राज्यों में पहले ज्यादा करना चाहिए, बाकी राज्यों को अपन बाद में कवर करते रहेंगे। तो मैंने अपनी सहमति तो उनको दे दी है, अब वो प्लान उनको बनाना है कि कब कहाँ पे कैसे जाना है। तो आपके राजस्थान को भी हमें कवर करना है, क्योंकि देखिए चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, वो उन्होंने पब्लिक के साथ तो बहुत दुष्टता की है, वो आज भी कर रहे हैं। और आज जो है जब तक हम इन राजनेताओं को नहीं हराएंगे तो हम बाहर से काम करके इन राक्षसों को राक्षसी काम करने देंगे तो हमारा जो अच्छा काम भी होगा उसको वजह नहीं मिल पाएगी, और आम जनता तो प्रताड़ित हो रही है। आम जनता जो है ना, इनके गलत नियम कानून जो अंग्रेजों वाले हैं वो थपे हुए, उसके कारण परेशान हो रही है। जो लॉर्ड से होने के साथ साथ आप ये देखिए कि कांग्रेस की जड़ें तो खोखली हो गई हैं और बीजेपी ने अपना नेटवर्क इतना जबरदस्त बना लिया है कि उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए बड़ी प्लानिंग की आवश्यकता, बारीकी की। कोई नेटवर्क नहीं बनाया है, ये शुद्ध इंप्रेशन क्रिएट किया है। ये वही बीजेपी है जिसकी जमानतें जब्त होती थीं, और जिसकी जमानत जब्त नहीं होती थी तो जीतने को सेलिब्रेट नहीं करते थे, ये जमानत ना जब्त होने को सेलिब्रेट करते थे। अभी बहुत कोई पुरानी बात नहीं है, अभी अभी की बात है ये। तो ऐसा कोई नहीं, मैं आपको कह रहा हूं जो मॉडल मैं आपको बता रहा हूं वो मॉडल इनके बड़े बड़े दिग्गजों को वो अदृश्य चेहरे पराजित करेंगे। इतना आनंद आने वाला है कि आपको तो कल्पना नहीं होगी। देखिए इनके जो बड़े बड़े चेहरे हैं, आप बताइए उनकी क्या शिक्षा है, क्या सोच है, क्या ध्येय है। अपराधी ऊपर से हैं, बाहुबली ऊपर से हैं, दल बदलू ऊपर से हैं। इनका क्या सोच है, इनका क्या चरित्र है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इनकी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अधिकांश लोगों को चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो लेकिन इन्होंने देखिए हमारे ऊपर अपने आप को थोपा हुआ है, और हम जो है बड़ी आसानी से बिना 5 पैसे खर्च किए, जो गुरुदेव जी ने इतनी बड़ी सेना खड़ी कर दी है, उस सेना को जोड़ के और उन्हीं में से चंद्रगुप्तों को पैदा करके हम उन अदृश्य चेहरों से, ये जो 4-4, 5-5 बार के सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, ये ताश के पत्ते जैसे बिखर जाएंगे। इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी। ये मैथिली शरणगुप्त को आप जो है ना शब्दों को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। और अभी 2023 के चुनाव जो है ना 6-7-8 महीने ही दूर हैं, कोई बहुत दूर नहीं है। ये 7-8 महीने में हमें संभव कर दिखाना है। जब हम में दृढ़ संकल्प होगा तब हम अपने लोगों में दृढ़ संकल्प पैदा कर पाएंगे। और इतनी पावरफुल प्लानिंग है कि ये जो देखिए मैं आपको ये बताऊं, ये जीतते कैसे हैं। देखिए सही लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं, ये बड़े योग्य लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं। जो ज्यादा पैसा देता है बाहुबली है, अपराधी है, दल बदलू है, और जो इनके आकाओं के बच्चे हैं जिन्होंने एक घृणित वातावरण में जो है ना बड़े हुए हैं, जो कुसंस्कारी बच्चे हैं, उनको ये टिकट दे रहे हैं, जो कि अनपढ़, गंवार और अशिक्षित हैं, जिन्हें जो है ना। तो और ये जीतते कैसे हैं? ये जीतते हैं मूर्ख बना के। ये प्रिंट मीडिया को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपने कब्जे में कर लिया है, सोशल मीडिया में इन्होंने इतने अपने हैंडलर डाल दिए हैं, और जो लोग अपनी मेहनत पे अच्छा कर रहे हैं उनको भी ये अपने पेरोल पे लाके आज जनता को जो परोसा जा रहा है वो पूरा इनके द्वारा कॉन्कॉक्टेड है। सही बात जनता तक पहुंच ही नहीं रही है। राइट, हम ये कह रहे हैं कि तुम मीडिया को अपनी जेब में रखो, तुम सोशल मीडिया को अपनी जेब में रखो, तुम जो है प्रिंट मीडिया को अपनी जेब में रखो, तुम जो ये सर्वे, फर्जी सर्वे पैसे देके करा रहा है उसको अपनी जेब में रखो, तुम कत्ल की रात को अपने जेब में रखो जिसमें तुम पैसे बांटते हो, दारू बांटते हो, साड़ी बांटते हो। इस बार जो है राजनेताओं को लूटने का प्लान है। हमने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है कि ये सब राजनेता जो है ये लूट भी जाएंगे और जेल में भी जाएंगे। इतनी पावरफुल स्ट्रेटेजी है, और ये पराजित भी होंगे। और हमें इनकी ना प्रिंट मीडिया की जरूरत है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जरूरत है, ना सोशल मीडिया की जरूरत है। हम 1-to-1 संगोष्ठी करेंगे, इनके नीचे की जमीन गायब हो जाएगी। देखो ये तो इतने दुष्ट हैं कि देश के साथ ही गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, ये तो जिन कार्यकर्ताओं ने इन्हें राजनेता बनाया है ये तो उनके साथ भी दुष्टता कर रहे हैं। ये बात आप मानते हैं कि नहीं?
इनका जन्म ही उस घटना से हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनका जन्म, इनकी सोच, इनकी घृणित वो चीज है, और इसलिए इन्होंने एक घटिया सा जो है ना पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। जनसंघ के जो लीडर थे जिनके से ये इनका जन्म हुआ, तो पहले तो उनको कत्ल किया इन्होंने। हाँ हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं। और अब लास्ट में आकर के पहले तो अटल अडवाणी ने उनको कत्ल किया। अब इनको अटल तो मर गए, इसलिए इन्होंने उनको बेचना शुरू कर दिया। नहीं तो उससे पहले तो अटल जी का और मोदी जी का कितना 36 का आंकड़ा था, ये सब हाँ हाँ है। हाँ हाँ, और आज अडवाणी जी का ऑपरेशन कर ही दिया ठीक तरीके से। उनको उनको किनारे बिठा दिया, उनको किनारे बिठा दिया। हाँ, ये और नितिन गडकरी इतना अच्छा काम करता है तो उसे किनारे नहीं बिठा पा रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट बोर्ड से तो बाहर निकाल ही दिया। नहीं, उसकी पूरी तैयारी कर दी उसको ऑपरेट करने की। तो ये बहुत, गोपी चंद जी आप जो है एकदम कमर कस लीजिए। ये जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी है कि 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, और ऐसे दिग्गज लोग पराजित होंगे और अदृश्य चेहरों से पराजित होंगे। इनकी जो ये अभी की जितनी भी स्ट्रेटेजी है, जिसको आप बता रहे हैं बहुत पावरफुल हो गए हैं, ये कोई पावरफुल नहीं हुए हैं। ये सिर्फ जो है एक ढकोसला और एक महिमा मंडन करके चारों तरफ पेपर में करके। बताइए, इनका कद छोटा है। अभी मध्य प्रदेश में जो है अभी एक फंक्शन हुआ जिसमें नरेंद्र मोदी और इन सब के जो है ना साला जो है 50-50 फीट ऊंचे वो लगाए जा रहे हैं, कटआउट लगाए जा रहे हैं। अरे साला खुद का कद बढ़ा लो ना, कटआउट का कद क्यों बढ़ा रहे हो भाई? नहीं, आप ये बताइए ना, खुद का कद छोटा और कटआउट का कद बड़ा, अपना कद बढ़ा लो ना भाई। 56 इंच का सीना कहते हो और काम एक भी 56 इंच का नहीं है। तो ये अब जो 56 सेंटीमीटर का नहीं है। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई एम 200% एग्रीमेंट। मैंने तो यहां तक कहा, आपके जो जय गुरुदेव जी मिशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अशोक शर्मा जी, उन्होंने एक दिन मुझे घेरा और मुझसे कहा कि भाई ये बताइए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने चाय बेची। मैंने तो रिसर्च की है और मुझे मालूम पड़ा है कि जिस गांव के ये रहने वाले हैं, जिस टाउन के ये रहने वाले हैं, वहां पे तो कोई ट्रेन रुकती ही नहीं थी, और अभी जो है ना वो स्टेशन बन गई है और अभी भी वहां 4 ट्रेन रुकती हैं। तो माननीय मोदी जी ने कहां पे चाय बेची है और कब से कब तक बेची है, ये उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया। तो मैंने कहा भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। तो अशोक शर्मा जी फिर भी नहीं माने, उन्होंने एक दूसरा क्वेश्चन फिर से मेरे ऊपर दाग दिया। उन्होंने कहा ये बताइए कि अभी अभी बनारस में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उन्होंने 40 साल भीख मांगी है, तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि उन्होंने किस स्थान पर और कब से कब तक भीख मांगी है। तो मैंने कहा भाई साहब मुझसे क्यों पूछ रहे हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं पूछते हो? फिर मैंने उनको एक क्वेश्चन दाग दिया कि भाई इन्होंने जो सोपान पे जो है ना माथा टेका था, पार्लियामेंट का तो सदुपयोग इन्होंने किया नहीं है, तो फिर उन्होंने माथा क्यों टेका था? अपना माथा फोड़ना चाहिए उन्हें उसी सीढ़ी पे। तो बड़ा जोर से ठहाका लगाया गया। तो मेरा कहना है कि इतना प्यारा मॉडल जो है जय गुरुदेव जी ने सजेस्ट किया है, सुझाया है कि उनकी सभी भविष्यवाणियां जमीन पे 2025 से फलीभूत होने लगेंगी। 2025 से बहुत दूर नहीं है। और 2029 से 2030 तक जो है अधिकांश चीजें जो उन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं होगा, जब वो भूखा होगा तो भोजन खुद चल के उसके पास पहुंचेगा। ये जमीन पे उतरने वाला है। किसानों की आमदनी जो है 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। भारत में कोई व्यक्ति जो है ना गरीब नहीं रहेगा। भारत में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी। उसके अकाउंट में पैसा नहीं होगा लेकिन चेक बाउंस नहीं होगी। भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा। भारत विश्व की सबसे बड़ी
रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब होगी। भारत से इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हटाकर फिर से गुरुकुल एक्ट लाया जाएगा, जिसमें मॉडर्न साइंस के साथ वैदिक ज्ञान को इंटीग्रेट करके एक नई जो है ना व्यवस्था स्थापित की जाएगी। जी। जो है, अमेरिका विल नॉट बी द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इंडिया विल बी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। पूरे विश्व से लोग जो है ना भारत में आके शिक्षा ग्रहण करेंगे, ऐसा भारत होगा, और वो भी बहुत सारे समय बाद नहीं, आज से 5-7 साल के अंदर। और यदि ऐसा भारत हम जो है बिना 5 पैसे खर्च कर किए पैदा कर सकते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि हम लोगों को एकदम भिड़ जाना चाहिए इस बात के लिए? बिल्कुल जुड़ जाना चाहिए, लेकिन उस सारी परिस्थिति से पहले कुछ और परिस्थिति भी आएगी। बैठेंगे जब सारे विषयों पर चर्चा। देखिए, कोई परिस्थिति नहीं आने वाली है। जैसे ही जो है आप अपना स्वरूप दिखाना चालू करेंगे, अपना बल को दिखाना चालू करेंगे, तो जिनके सहारे ये आपके ऊपर जो है ना अत्याचार कर रहे हैं, वो मशीनरी खुद डर के आपके चरणों में आ जाएगी। वो इनका आदेश मानने से बंद भाई, अंग्रेजों के आदेश मानने से बंद जो है ना आदेश मानना बंद कर दिया था इन्होंने 2046 में। जब इन्होंने जो है भारत को आज़ादी वाला जिस उसमें जो है ना निर्णय लिया उस समय, और उनका तो इरादा था कि वो आपको 1948 में जो है ना आज़ाद करेंगे या पावर ट्रांसफर करेंगे। वो तो 1 साल पहले पावर ट्रांसफर करके, 10 महीने पहले पावर ट्रांसफर करके भाग लिए। हालत इतनी खराब थी। हाँ, तो उनकी मजबूरी थी। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब अंग्रेजों के आदेश मानना बंद हो सकते हैं, तो इनकी मशीनरी जो है ना इनके आदेश मानना बंद कर देगी। एक बार उसे महसूस तो हो कि जो है ना इन दिग्गजों की जमानतें जब्त होने वाली हैं। ये संभव है और ये संभव होने वाला है। तो गोपी चंद जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कमर कस लीजिए। ये बदलाव का जो है वर्ष 2023 होगा, और फाइनल बदलाव जो आने वाला है वो 2024 में आएगा, जिसमें जनरल इलेक्शन में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। भाजपा पराजित नहीं होगी, कांग्रेस पराजित नहीं होगी, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बचेगी। और इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी। इतना पावरफुल होगा, और इनको अपना मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो आवामंडन कर रहे हैं वो तो फर्जी है। वो तो ये जो है ना होर्डिंग लगा के और ये करके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपने कब्जे में करके, प्रिंट मीडिया को अपने कब्जे में करके, सोशल मीडिया के हेडलेस को अपने कब्जे में करके, फर्जी जो है सर्वे करा के, और कत्ल की रात जैसे जो है ना कार्रवाई करके, जिसमें ये साड़ी बांटते हैं, दारू बांटते हैं और पैसे बांटते हैं, तो ये क्या डेमोक्रेटिक लोग हैं? ये तो शुद्ध दुष्ट लोग हैं, राक्षस लोग हैं। इनके पाप का बड़ा घड़ा भर चुका है। अब इनकी पराजय होने से कोई नहीं रोक सकता है, और वो खाता 2023 में ही खुलने वाला है इन 3 राज्यों से, और 2024 में तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक नई व्यवस्था जो है ना 21 लक्षों के साथ जमीन पर पैदा होगी। गोपीचंद जी, एकदम कमर कस लीजिए। अब गुरु जी की जो है ना भविष्यवाणियों को जमीन पर उतारने का समय आ गया है। सभी लोगों को अपने झंडे के नीचे लाइए, और 2 मिनट में ये काम होगा, और इतने प्यारे तरीके से होगा और इतने जनतांत्रिक तरीके से होगा, जब जो है आम जनता अपने छत पे खड़े होके थाली बजाकर दीपक जला के ये कहेगी कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, हम इसे संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे। इससे विजिबल डेमोक्रेसी और कुछ हो सकती है क्या? चलिए, बैठेंगे जब आपसे सारे विषयों पर जरूर जरूर जरूर। मैं चाहूंगा कि हम जल्दी बैठेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अब समय, स्पेशली इन 3 राज्यों के लिए समय बहुत कम है। नहीं, जल्दी बैठने की जल्दी बैठें तो, क्योंकि अपन को फिर जो है संगोष्ठियां भी करना होंगी, रैली भी निकालना होंगी, और जो हमारा जो मॉडल है उसमें रैली वैली तो जस्ट उत्साह बढ़ाने के लिए है। असली मॉडल है कि आप जो है मोहल्ले मोहल्लों में घर में बैठ के संगोष्ठियां करेंगे, प्यार से चाय पिएंगे, वहीं पर शपथ लेंगे, वहीं पर संकल्प लेंगे, और ये देश बदल जाएगा।
आपको मेरी आवाज में कुछ ऊर्जा महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं, मुझे पूरा महसूस हो रहा है, जी, पर कुछ महत्वपूर्ण लाइन है जिन पर अपन बैठ करके डिस्कस करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं आभारी हूं कि अशोक शर्मा जी ने आपका नंबर मुझ तक पहुंचाया, जिससे मैं आपसे संवाद कर सका, और हम लोग साथ में बैठ के बहुत जल्दी जो है चीजों को नहीं, आगे बढ़ाएंगे, और ये हमें 2023 में ही कर दिखाना है। बैठेंगे और जिसकी आवश्यकता है वो करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो गोपी चंद जी, आपको बहुत बहुत जो है मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, नमस्कार करना चाहूंगा। और शर्मा जी का फोन आ रहा है, तो मैं अब उसको उठा लेता हूँ। हाँ, उठा लीजिए, वो मेरे पास भी आ रहा है, आपके पास भी आ रहा है।